भगोड़ा घोषित विजय माल्या कैसे बड़े बड़े बैंकों को बेवकूफ बनाकर 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम करके विदेश भाग गया। क्यों एक सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद माल्या को लालच की वजह से देश छोड़ना पड़ा। जब वह भागा तो उसे क्यों नहीं रोका जा सका। और भी ना जाने कितने सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। जय हिंद साथियों। हमारे देश की बैंकों का दोहरा रवैया तो आप सब जानते ही होंगे। एक गरीब आदमी अगर लोन लेने जाता है तो उसको बार बार परेशान किया जाता है, और अगर उसको लोन मिल भी जाए तो जितने का वो लोन लेता है उससे ज़्यादा की उससे सिक्योरिटी रखवाई जाती है। वहीं अगर एक अमीर व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसको बड़ी आसानी से लोन दिया जाता है। जब गरीब किसान मजदूर लोन लेता है तो उसका सब नीलाम हो जाता है, और अमीर लोन लेता है तो बैंक दिवालिया हो जाते हैं। विजय माल्या ने पढ़ाई पूरी करने के बाद यूबी ग्रुप कंपनी को संभाला, जो मुख्य रूप से अल्कोहल के लिए जानी जाती थी, और किंगफिशर बियर ब्रांड लॉन्च किया। वह अपनी कंपनी को शून्य से शिखर पर ले गया, और किंगफिशर बियर ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उसने किंगफिशर के नाम से डुप्लीकेट अलग अलग ब्रांड मार्केट में लॉन्च किए, जैसे किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर, और तो और उसने अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रखा। किंगफिशर के नाम से ही उसने एक कैलेंडर भी निकाला, जिसको स्विमसूट कैलेंडर नाम दिया उसने। उसी में बहुत से मॉडल के, मतलब ये समझ लो अगर जिसका भी नाम उसमें छप जाता था तो वह रातों रात, ये समझ लो रातों रात वो सेलिब्रिटी बन जाता। यानी किंगफिशर बियर ब्रांड को उसने इनडायरेक्टली तरीके से प्रमोट किया, क्योंकि उसको पता था कि अल्कोहल को डायरेक्टली हमारे देश में एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन नहीं किया जा सकता। साउथ में बियर पीना अब एक फैशन सा हो गया था। धीरे धीरे वह अपनी कंपनी को 40 करोड़ से 6,000 करोड़ तक ले गया, यानी कि शून्य से शिखर पर ले गया। अब उसने और अधिक मजबूती के लिए पॉलिटिक्स से जुड़ गया, और 2002 में अपने होम स्टेट कर्नाटका से वह निर्दलीय सांसद चुना गया। मजे की बात तो यह है, निर्दलीय भले ही निर्वाचित हुआ, लेकिन इसकी सपोर्ट उस समय कांग्रेस और जनता दल ने दोनों ने की थी। अब वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। किंगफिशर बियर की वजह से वह अपनी कंपनी को शून्य से शिखर पर ले गया, लेकिन लालच में आकर उसने सोचा एयरलाइन की शुरुआत की जाए, और उसने अपनी कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग भी रखी। बोर्ड मीटिंग के बहुत से सदस्यों ने, यहाँ तक कि जो कल्याण गांगुली जो कंपनी यूबी ग्रुप कंपनी के एमडी थे, उन्होंने इनको सलाह भी दी और मना भी किया कि अभी एयरलाइन शुरू करना रिस्की है। लेकिन विजय माल्या नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे, और 400 करोड़ लगाकर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की। और उसी समय एयरबस इंडिया से भी इन्होंने 13 एयरबसेज परचेस की। इसी प्रकार वह लोन लेता रहा और फ्लाइट खरीदता रहा। उसने आईडीबीआई से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया, और भी बहुत से बैंकों से लोन लिया। जब वह दोबारा 2010 में सांसद बना तब उसने 1600 करोड़ का एसबीआई से फिर से लोन लिया, और फिर से उसने फ्लाइट खरीदी। उसने एयर डेक्कन को खरीदकर उसका नाम किंगफिशर रेड कर दिया। अब इनकी जो है पतन का, यानी कि बर्बादी का समय शुरू होता है 2008 से। 2008 में मंदी आई थी, ऑयल के रेट बढ़ गए थे। माल्या ने दुनिया भर का पैसा खरीदारी में खर्च कर दिया था, और तो और उसने जो अपनी एयरबस थी उनमें लग्जरी सुविधाएं दी थी। एडवांस में उसने स्क्रीन लगवा दी थी, फूड क्वालिटी बढ़वा दी थी, टिकट महंगे हो गए थे, तो पैसेंजर भी इनकी जो एयर बसेस थी उनमें ट्रेवल करना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे वह नुकसान उठाता रहा। जब से इस एयरलाइन की शुरुआत हुई तब से इनने अब तक कोई खास प्रॉफिट नहीं कमाया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑयल के पैसे ना चुकाने की वजह से किंगफिशर को उसने बैन कर दिया। आईओएल ने भी बैन करना चाहा, लेकिन उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने एडवांस में पैसा लेकर ऑयल दिया। यहाँ तक कि जो बेंगलोर और हैदराबाद की एयरपोर्ट थी, उन्होंने प्लेन पार्किंग और लैंडिंग के लिए एडवांस चार्ज करना शुरू कर दिया। अब लोन की इंस्टॉलमेंट भी डिफॉल्ट हो गई थी, और बिल्स भी पूरे नहीं भरे जा सके थे, और जितने भी वेंडर्स थे उन्होंने भी इन पर केस कर दिया था, क्योंकि इन्होंने इनको फर्जी चेक दे रखे थे जो कि बाउंस हो गए थे। इतना ही नहीं, जीएमआर इंटरनेशनल हैदराबाद एयरपोर्ट ने तो इन पर केस भी किया और 18 महीने की सजा भी करवाई थी। अब इन्होंने इस टाइप की सैलरी भी रोकनी शुरू कर दी, क्योंकि कमाई तो कहीं से हो नहीं रही थी। अब ये सब तो हो ही रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद माल्या के खुद के शौक, खुद के पार्टी,
खुद की सैलरी में कोई कमी नहीं आई। वह अपनी सैलरी 33 करोड़ से भी ज्यादा सालाना फिक्स रखता था। और तो और महंगे शौक करता था, जैसे थीम पार्टी करना, ट्रैवल टाइम में अपने साथ महंगे महंगे कुत्ते रखना, और मर्सिडीज कार का बचपन से बड़ा शौकीन था ये। और तो और इन्हें टीपू सुल्तान की तलवार भी खरीदी थी। अब जब सीबीआई जांच हुई आगे चलकर, इसमें पता चला कि इधर तो कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन उधर विजय माल्या के शौक पूरे नहीं हुए थे। गोवा में चली 3 दिन की थीम पार्टी में आज तक की भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। इतना खर्चा किसी पार्टी में कभी नहीं हुआ, और इतनी लंबी पार्टी कोई नहीं चली। तब बैंक के अधिकारी ने भी सोचा कि इधर तो कंपनी नुकसान में चल रही है और इधर ये मौज कर रहा है। जब जांच हुई तो पता चला इधर नुकसान में है कंपनी, और उधर यूके में 80 करोड़ और फ्रांस में 250 करोड़ की इसने प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी विजय माल्या को कुछ नहीं हुआ, बल्कि एसबीआई, आरबीआई और विजय माल्या की तो एक मीटिंग भी हुई। मीटिंग में यह निश्चित हुआ कि बैंक्स किंगफिशर के शेयर्स बेचकर अपना लोन पूरा करेंगे। हालांकि छोटी बैंक्स इन चीजों में नहीं फंसी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही एडवांस में इसके शेयर गिरवी रखवा लिए थे। फरवरी 2012 में किंगफिशर के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। इनके जितने फ्लाइट परमिट थे सभी को सस्पेंड कर दिया गया। 16 अक्टूबर 2015 को सीबीआई ने ऑर्डर दिया कि माल्या को किसी भी कीमत पर देश के बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन मजे की बात तो ये थी, उनके इस नोटिस के कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए गए। 1 मार्च 2016 को जिन बैंकों ने लोन दिया था वो सारे लोग इकट्ठे हुए और डीआरटी यानी कि डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल से कहा, यानी कि उनको इन्फॉर्म किया कि विजय माल्या जल्दी ही देश छोड़कर भागने वाला है, उसके सारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाए। इतना सब होने के बाद विजय माल्या 1 मार्च 2016 को दिल्ली पार्लियामेंट में जाता है, और अगले ही दिन 2 मार्च 2016 को वह फ्लाइट से अपनी एक महिला दोस्त के साथ लंदन भाग जाता है। अब मजे की बात ये हुई, जब नोटिस ये मिला था सीबीआई का कि उसको जाने नहीं दिया जाए, तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल सीबीआई के जो नोटिस के जो शब्द थे वो बाद में चेंज कर दिए गए, लुकआउट हुए। उसमें पहले ये लिखा था कि विजय माल्या को जाने ना दिया जाए, लेकिन बाद में ये लिखा था उसको रोका ना जाए, उसको बस वो कहां जा रहा है उसकी लोकेशन के बारे में सीबीआई को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अब इतना सब होने के बाद जब विजय माल्या लंदन पहुंच गया, तब उसने वहां जाकर बयान दिया कि वह अरुण जेटली जी को बताकर आए। I left because I had a scheduled meeting in Geneva. I met the finance minister before I left. Repeated. बट लेकिन अरुण जेटली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने इतना जरूर एक्सेप्ट किया कि वो मुझसे एज ए सांसद मिलने आए थे और मुझसे कुछ कह रहे थे, मैंने इग्नोर कर दिया और ये कहा कि तुम बैंकों से जाकर मिलो। लेकिन इनकी इन्हीं बात पर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने आरोप लगाया था कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, इन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट बात की, और अगर ये बात झूठ निकलती है तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। अब बात करें विजय माल्या को इंडिया लाने की। इंडिया और यूके ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें ये शर्तें थी कि एक दूसरे देश का जो क्रिमिनल अगर कहीं जाता है तुम्हारे देश में तो उसको वापस दे दिया जाएगा। इसी आधार पर 2017 में माल्या को ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने इसको अरेस्ट भी किया, बट लेकिन इसको जेल मिल गई। इंडियन बैंक्स ने इंग्लैंड में जाकर भी केस लड़ा, लेकिन ये हर बार किसी न किसी चीज का हवाला देकर बचता रहा। इतना ही नहीं, विजय माल्या अभी भी कहता है कि अपनी रीपेमेंट और पेनाल्टी हटा लो, इतना ले लो, ये ले लो। कभी कभी खबर आती है कि माल्या इंडिया लाया जाने वाला है, लेकिन माल्या महंगे महंगे लॉयर्स हायर करके बच जाता है। आम जनता के पैसे की वापसी की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि विजय माल्या की प्रॉपर्टी बेचकर आम जनता के पैसे की रिकवरी की जाएगी। अब जहां एक तरफ गरीब मजदूर किसान सिर्फ 1-1 लाख रुपए के कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनके घर नीलाम हो जा रहे हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है, और वहीं एक तरफ विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग बैंकों से हजारों करोड़ लेकर आम जनता का पैसा हड़प जाते हैं। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और तो और फ्लाइट से विदेश चले जाते हैं। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। दिल से लगता है भाई,
आप समझ ही सकते हो। वजह यह है, सबसे बड़ी वजह ये बच कैसे जाता है। जो प्रत्यर्पण कानून है, यानी कि जिसके तहत एक दूसरे देश के क्रिमिनल को एक दूसरे को सौंपा जाता है, उसमें एक शर्त है, यदि किसी देश के मानव अधिकार दूसरे देश के मानव अधिकार के तरह नहीं है, यानी कि अगर उनको लगता है कि वहां के मानव अधिकार इतने कमजोर हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि उस क्रिमिनल को वापस दें। इसी का हवाला विजय माल्या ने कई बार दिया। उसने बताया कि भारत की जेलें ठीक नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर यातनाएं दी जाती हैं, अच्छी सुविधा नहीं है, खाने लाइट की अच्छी सुविधा नहीं है। इन्हीं सब चीजों की वजह से वह बार बार बच जाता है। इसी मामले में अभी 2019 में यूके कोर्ट ने 2019 में माल्या के भारत के लाने की अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं भेजा जा सका है। तो साथियों, आपको विजय माल्या के बारे में मैंने जानकारी दी। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, लाइक करना, और यदि ऐसी ही वीडियो आपको अगर देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद।